विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित काव्य खंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम काव्य खंड की 7वीं अंतिम कविता जनतंत्र का जन्म पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आप सबने यह कविता जरूर पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तो इसका सारांश आपको मालूम होना चाहिए। इस कविता का सार यह है कि जनता अब शक्तिशाली हो चुकी है, जनतंत्र प्रतिष्ठित हो चुका है। कवि ने इस कविता में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की है। कवि कौन है? कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। आप सब इनके बारे में जानते होंगे। ये बिहार से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ। ठीक है। काव्य संकलन के नाम आपको याद रखने हैं। प्रणभंग, रेणुका, तीसरा है हुंकार, चौथा रसवंती, पांचवा कुरुक्षेत्र, छठा है रश्मिरथी, सातवां नीलकुसुम, आठवां उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नौवां, 10वां है हारे को हरिनाम। ये 10 काव्य संकलन है इनके, जो आपको सबका नाम याद रखना है। गद्य कृतियों के भी इनके नाम आपको याद रखने हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये इनकी गद्य कृतियाँ हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी मूल रूप से कवि हैं। उन्होंने ज़्यादा साहित्य मतलब गद्य नहीं लिखा है, उपन्यास वगैरह नहीं लिखा है। निबंध कुछ लिखे हैं जिनके संकलन का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी जो इनका काव्य है उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की ओर से इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। ये राज्यसभा के सांसद भी थे। राष्ट्र कवि तो इनको कहा ही जाता है, आपको मालूम होगा। आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको दी हुई सब सीमा पे से 30 शब्दों में देने हैं, लेकिन आपको प्रश्न का पूरा उत्तर भी लिखना है, इसलिए आप थोड़ा बहुत शब्द सीमा को बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार। पहला प्रश्न जो आपको पूछा जा रहा है वह है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि कवि के अनुसार अब लोकतंत्र में जनता का महत्व बढ़ रहा है। सिंहासन पर अभिषेक अब राजा का नहीं बल्कि प्रजा का होने वाला है। समय के इस परिवर्तन को ही कवि ने समय के रथ का घर घर नाद कहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। इसका उत्तर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कविता के आरंभ में कवि बहुत वर्षों की ठंडी और बुझी विराग के रूप में तथा मिट्टी की अबोध मूर्तों के रूप में जनता का वर्णन करता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। उत्तर देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं। कविता के अनुसार यह बहुत ही आसान उत्तर है। उत्तर आपको लिखना है कि कवि के अनुसार राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, क्योंकि जनता को जब चाहे तब फूल की तरह तोड़ा जा सकता है और दूधमुही बच्ची की तरह 4 खिलौनों या झूठे वादों से बहलाया जा सकता है। इस बात का प्रतिवाद करते हुए कवि कहता है कि यही जनता जब क्रोध करती है तब भूकंप और तूफान आते हैं। अब जनता की राह रोकने का सामर्थ्य समय में भी नहीं है। जनता अब शक्तिशाली है, कवि यह कहकर प्रतिवाद करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। जनता का स्वप्न क्या है। उत्तर में आपको लिखना है कि कवि की दृष्टि में जनता के स्वप्न प्रकाश पुंज की तरह है, जो अब वर्षों और शताब्दियों का अंधकार चीरकर बाहर निकल रहे हैं। अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। उत्तर आप इस तरह लिखिए कि कवि ने भारत के जनतंत्र को विराट जनतंत्र कहा है। ठीक है। कवि कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। ठीक है।
इस अनुच्छेद से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपने अगर कविता पढ़ी है तो आप अनुच्छेद याद कीजिए, उसी अनुच्छेद को शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर आप इस तरह से लिखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कवि ने भारत के जनतंत्र को विराट जनतंत्र कहा है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर भारत का जनतंत्र विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। ठीक है, ये विराट जनतंत्र का स्वरूप है। अब कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है? कवि भारत की 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि जनतंत्र में अभिषेक प्रजा का ही होता है। ठीक है, यह आपके 5वें प्रश्न का एक उपयुक्त उत्तर है। आइए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? उत्तर भी आपको कविता में ही मिल जाएगा। तो आप उत्तर इस तरह से लिखिए कि कवि की दृष्टि में मजदूर और किसान ही आज के देवता हैं जो कि सड़क पर मजदूरी करते हुए और खेत और खलिहानों में मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कविता का मूल भाव आपको लिखना है जो कवि कहना चाहता है। उत्तर है इस तरह से लिखिए कि कविता में कवि ने जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की है। कवि के अनुसार एक नवीन भारत का निर्माण हो रहा है जिसमें जनता ही राजा है और जनता ही प्रजा है। कवि ने जनता के जागरूक होने की बात की है और जनता की शक्तियों का वर्णन किया है। यह कविता का मूल भाव है। ठीक है, 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न में आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या कैसे करनी है आपको मालूम है। प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या में 3 बिंदुओं में आपको व्याख्या करनी होती है। तो काव्यांश क्या है? काव्यांश है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। प्रसंग आपको लिखना है कि कविता की पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो वैसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई है जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि किस बारे में है ये। तो लिखिए कि कविता में कवि ने जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की है और बताया है कि जनता अब जागृत हो चुकी है। प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या कीजिए। व्याख्या में जो भी आपने समझा उसको आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो व्याख्या इस तरह से लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है जनता जो अब तक ठंडी और बुझी राख के समान सोई हुई थी अब वह जागरूक हो चुकी है, सुगबुगा उठी। ठीक है, मतलब राख अब राख में चिंगारी सुगबुगा रही है। तो जनता जागरूक हो चुकी है, समय बदल चुका है। जनता जो एक मिट्टी की मूर्त की तरह अबोध थी अब वह सोने का ताज पहनने के योग्य हो चुकी है। यह इस काव्यांश की एक उपयुक्त व्याख्या आपके सामने है, आप इसको लिख सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको व्याख्या करनी है। काव्यांश है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ठीक है, ये काव्यांश से आपको व्याख्या करनी है। प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या इन 3 बिंदुओं में आप व्याख्या कीजिए। प्रसंग में आपको लिखना है कि पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई हैं जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। संदर्भ लिखिए। कविता में कवि ने जनतंत्र और जनता की शक्ति का वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या कीजिए। व्याख्या में आपको क्या लिखना है? पंक्तियों को विस्तार पूर्वक लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जनता की शक्ति इतनी अधिक है कि उसके हुंकार से राजाओं के महल की नींव उड़ जाती है, उखड़ जाती है और उनका ताज हवा में उड़ जाता है। यहाँ तक कि समय भी अब जनता के साथ है, वह उसके विरुद्ध नहीं है, उसके साथ है और जिधर जनता जाती है समय भी उधर ही चलता है। ठीक है, ये आपको जो भी पंक्तियाँ हैं आप उनका अर्थ समझिए और उनको विस्तार पूर्वक अपनी व्याख्या में लिखिए। ठीक है, यह आपके इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और इस वीडियो सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद।